तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीएससी में यानी बादशाह स्टडी सेंटर में। आज जो है हम लोग जो है क्लास 10th के जो है ऑब्जेक्टिव जो जितना भी बनने वाला है अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का, आज जो है हम उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को जो है वीवीआई मोस्ट जो है उन सबको देखने वाले हैं। और साथ ही साथ बुक के अंदर से भी जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं, ठीक है, जितने भी बनते हैं या मेन पॉइंट जितने भी बनते हैं उन सबको जो है हमने जो है एक पीडीएफ के तौर में जो है पीडीएफ वाइज जो है इस वीडियो के अंतर्गत जो है हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पूछा गया है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र का संबंध वैसे क्षेत्र से होता है जिसका सीधा संबंध प्राकृतिक से होता है, ठीक है। जैसे कृषि मतलब खेती करना, कृषि कार्य, पशुपालन का कार्य, ठीक है, मछली पालन का कार्य, ये सब जो है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला जो होगा मेरा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ख होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के जो चारों साधन होते हैं उस पर जो है देश की सरकार और लोग दोनों का क्या होता है, दोनों का अधिकार होता है, ठीक है। तो वैसा जो है एकमात्र देश जो है क्या है, अपना भारत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ग, यानी हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो 3 का क होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो हम जानते हैं राष्ट्रीय आय जिसका अधिक होगा वह देश जो विकसित कहलाएगा, आज जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वह देश जो है अविकसित कहलाएगा। आज जिसका न ज़्यादा राष्ट्रीय आय अधिक है ना ही कम है उसको अर्ध विकसित कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है अपना क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बनेगा ख, ठीक है। क्लियर है? आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। तो पिछड़ा राज्य के अंतर्गत जो है सबसे, हम सब बिहार के हैं तो पता ही है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, तो सबको पता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में से। देखिए, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करता है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर बना करके दे देता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा तो आप सभी को पता चलता होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। भारत जो है अंग्रेजी शासन का एक डैश डैश था। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, उपनिवेश भरेंगे। क्या भरेंगे इसमें, हम जो है उपनिवेश भरेंगे, यहाँ उपनिवेश भरा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश डैश किया। तो यहाँ क्या भरेंगे, शोषण किया मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या किए, मतलब ह्रास किए, यहाँ की अर्थव्यवस्था का कम कर दिए पूरा तरह से, ठीक है। इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश डैश है, यानी कि कहेंगे प्रणाली है। मतलब अर्थव्यवस्था क्या है, तो जीवन चलाने का एक प्रकार का साधन है। अरे रुपया पैसा रहता है तो क्या करते हैं, रुपया पैसा से जीवन चलाते हैं कि नहीं। जीवन चलाना मतलब क्या, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। तो वही क्या है, एक प्रणाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। द्वितीयक क्षेत्र को डैश डैश क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को डैश डैश कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र को जो है द्वितीयक क्षेत्र को जो है औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये आप तीनों बातों को क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से है क्या? तो आर्थिक विकास आवश्यक रूप से एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। आइए, अभी तक ये बात समझ में नहीं आया होगा, देखिए हम समझाते हैं। देखिए, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश डैश की प्रक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे पास जो है या किसी व्यक्ति के पास धन दौलत बढ़ेगा,
या रुपया पैसा बढ़ेगा, तो रुपया पैसा बढ़ने के कारण क्या होगा, तो वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, मतलब कि थोड़ा सा हाई फाई लाइफ, लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश करेगा। तो वो क्या हुआ, आर्थिक विकास के कारण उसके उसके मतलब कि दैनिक जीवन में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से क्या है, तो परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश डैश को दिया जाता है। देखिए, भारत में जो है आर्थिक विकास का श्रेय जो है वो आर्थिक नियोजन को दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आर्थिक विकास का मतलब जोखा लेखा जो है वो नियोजन ही करता है, ठीक है। अगला अगला आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि आर्थिक विकास आर्थिक विकास कह रहा है कि आर्थिक विकास का माप करने के लिए डैश डैश को सबसे उचित सूचकांक माना गया है। तो देखिए, आर्थिक विकास मतलब कि किसी भी देश के में कितना रुपया पैसा है, ये आकलन जो है हम वहाँ के प्रत्येक नागरिक जो है कितना कमाते हैं, ठीक है, उसी से कर सकते हैं। यानी कि प्रति व्यक्ति आय से हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, ठीक है, या निकाल सकते हैं। तो आर्थिक विकास को माप करने के लिए डैश डैश सबको सबसे उचित सूचकांक मांगा, तो यहाँ भरेंगे हम क्या, तो कहेंगे कि प्रति व्यक्ति आय। आगे हम बढ़ते हैं। संसाधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है, दयनीय, सबको पता है, खराब है, इसीलिए तो बिहार राज्य पिछड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में डैश डैश ही जीवन का आधार है, क्या, तो यहाँ भरेंगे कृषि। जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है, खेती सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार के विकास में डैश डैश एक बहुत बड़ा बाधक है। तो हम जानते हैं बाढ़ है, क्योंकि प्रत्येक साल जो है कोसी नदी के द्वारा क्या किया जाता है, बिहार के अधिकांश हिस्सों में क्या किया जाता है, काफ़ी भीषण बाढ़ लाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फसलें जो है क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। इसलिए जो है विकास में सबसे बड़ा बाधक हम कह सकते हैं कि क्या है, बाढ़ है, ठीक है। तो यहाँ बाढ़ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमने क्या किया है यहाँ से कि आपके जो इस प्रश्नावली जो एक है उस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। तो उसमें जितने भी टॉपिक्स बने हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हमने पीडीएफ के रूप में कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप कॉपी पेन ले लीजिए और लिख लीजिए। हम गारंटी देते हैं, ठीक है, कि ये जो है आप इतना कर लीजिएगा तो अर्थशास्त्र में 95 से 90% तक जो आपके बुक से अगर क्वेश्चन उठा तो आप पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। आइए, भारत जो है, यहाँ से पढ़ते हैं। भारत जो है 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये फिल इन द ब्लैंक्स में था कि भारत जो है लगभग डैश डैश वर्षों तक अंग्रेज़ों का डैश डैश था, यानी उपनिवेश था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत जो है अंग्रेज़ों का उपनिवेश कितने वर्षों तक था या गुलाम कितने वर्ष तक था, तो क्या कहेंगे, 200 वर्षों तक, ठीक है। अगला, फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेज़ों ने अपनाई थी और अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण यानी कि दोहन किया था, ठीक है। तो यहाँ से ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेज़ों ने कौन सी नीति अपनाई थी। ऑप्शन 4 को दे देगा, तो उसमें क्या मारेंगे हम, फूट डालो और शासन कर डालो, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। ये भारत में एक योजना आयोग है जो आने वाले 5 वर्षों का आर्थिक विकास का योजना तैयार करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि योजना आयोग कितने वर्षों पर जो है आर्थिक विकास की योजना तैयार करता है, तो कहेंगे 5 वर्षों तक, ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन था अभी ऑब्जेक्टिव में। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। आते हैं, अगला बढ़ते हैं आगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन योजना आयोग के पूछेगा कि
अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कहेंगे योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। अगला, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय के। तो पूछेगा कि योजना आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि ये क्वेश्चन पूछेगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कहेंगे प्रधानमंत्री। अब देश का जो भी प्रधानमंत्री होगा वर्तमान में वही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? तो कहेंगे भारत में अभी जो है योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो श्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। अगला, वर्ष 2014 ईस्वी में योजना आयोग को भंग कर दिया गया। वर्ष 2014 ईस्वी में योजना आयोग को क्या किया गया? भंग कर दिया गया और योजना आयोग के बदले नीति आयोग की स्थापना किया गया। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि योजना आयोग को कब भंग किया गया? तो कहेंगे 2014 ईस्वी में। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि योजना आयोग के बदले कौन सी नीति को लाया गया, मतलब किस आयोग को लाया गया? तो कहेंगे नीति आयोग को लाया गया। किस आयोग को? नीति आयोग को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो कहेंगे नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है नीति आयोग की स्थापना किनके द्वारा, मतलब किसके समय काल में हुआ था? तो कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में। ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो कहेंगे 1951 से 1956 ईस्वी तक था। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों की होती है? तो इसका नाम है पंचवर्षीय, तो यानी कि 5 वर्षों का बनता है। ठीक है। और कभी कभी 4 साल का भी होता है, जैसे आगे बढ़िएगा तो मिलेगा। वो किसी कारण बस स्थगित कर दिया जाता है, तो पंचवर्षीय योजनाएं 2, 3, 4 साल की हो जाती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट नोट करेंगे। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? तो कहेंगे मिस्टेक हो गया, 11वीं होगा। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था? तो कहेंगे 2007 ईस्वी से लेकर के 2012 ईस्वी तक था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग में सामान्यतः कामकाज के लिए या एक उपाध्यक्ष के देखरेख में होता है। मतलब योजना आयोग का जो इसमें थोड़ा वो हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है। ऐसे है कि योजना आयोग में जो है जो काम काज की जो देख रेख होती है, मतलब कार्यों की देख रेख होती है। ठीक है। तो कार्यों की देख रेख के लिए जो है एक अध्यक्ष होते हैं और 8 उपाध्यक्ष, मतलब एक अध्यक्ष होते हैं और उनकी देख रेख के लिए जो है 8 सदस्य होते हैं। ठीक है। इस प्रकार कुल मिलाकर जो है योजना आयोग में 9 लोग होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो कहेंगे भारत में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है वो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। अब पूछेगा कि इसका मुख्य कार्य क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद का? तो कहेंगे राष्ट्रीय विकास कार्य का जो है मुख्य कार्य है आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारी तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग बनाकर विकास के कार्यों को पूरा करना। मतलब कहने का मतलब ये है कि राज्य में योजना आयोग के बीच तालमेल बैठाना और विकास के काम को क्या करना? पूरा करना। ठीक है। अब पूछेगा आपसे कि ये राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कहेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी इनके भी प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सदस्य में जो होते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक को माना जाता है? तो कहेंगे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक को माना जाता है। अब आइए अब पढ़ते हैं
मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मानव विकास सूचकांक का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है, ठीक है, तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मानव विकास सूचकांक का काम क्या है? तो कहेंगे मानव विकास सूचकांक का जो कार्य है वो कार्य है मनुष्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, ईटीसी बहुत सारे चीज़ों को क्या करना, आकलन करना, और आकलन करके जो है उनका बायोडाटा तैयार करके जो है उनकी दर को बताना कि उनमें क्या सुधार हुआ है, क्या कमी हुआ है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। अगला, मानव विकास सूचकांक को जनक किसको कहा जाता है? क्वेश्चन पूछेगा तो कहेंगे मानव विकास सूचकांक का जनक जो है महबूब उल हक को कहा जाता है। अगला, अब क्वेश्चन पूछेगा कि महबूब उल हक ने जो 1990 ईस्वी में एचडीआई का प्रस्ताव रखा था, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि महबूब उल हक ने ह्यूमन मतलब मानव विकास सूचकांक का प्रस्ताव कब रखा था, या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव विकास सूचकांक का प्रस्ताव किनके द्वारा रखा गया, तो कहेंगे महबूब उल हक के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था? तो कहेंगे 1990 ईस्वी में रखा गया था। इसीलिए जो है मानव विकास सूचकांक का जनक जो है महबूब उल हक को कहा जाता है। यूएनडीपी द्वारा एचडीआई का सर्वे जारी किया जाता है। मतलब मानव विकास सूचकांक का सर्वे मतलब कि देख रेख किसके द्वारा किया जाता है? तो कहेंगे कि मानव विकास सूचकांक का सर्वे यानी कि एचडीआई का सर्वे जो है वो यूएनडीपी के द्वारा तैयार किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूएनडीपी जो है एक संस्था है द्वारा प्रकाशित एचडीआर विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर मतलब शिक्षा, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है, ठीक है। कौन? यूएनडीपी संस्था। आगे बढ़ते हैं। एचडीआर का मतलब क्या होता है? एचडीआर का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आइए देखते हैं। अब यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका हिंदी होता है मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है। आइए चलते हैं मनरेगा की तरफ, ठीक है। मनरेगा के बारे में जानते हैं। देखिए मनरेगा जो है एक राष्ट्रीय संस्था है जो गाँवों में जो है क्या करती है, गांव के मजदूरों को जो है लगभग जो है 100 दिनों तक जो है काम देने का कार्य करती है, ठीक है। मनरेगा का फुल फॉर्म देखते हैं। एम से हो जाएगा महात्मा गांधी, एन से हो जाएगा नेशनल, आर से हो जाएगा रूरल, और ई से हो जाएगा एम्प्लॉय, और जी से हो जाएगा गारंटी, और ए से हो जाएगा एक्ट, ठीक है। मनरेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के बारे में देखते हैं। मनरेगा यहाँ पर पॉइंट जो नोट किया है उसको नोट कर लीजिएगा। मनरेगा जो है ग्रामीण रोजगार देने का एक क्या है, तो राष्ट्रीय संस्थान है। इसके अंतर्गत जो है मजदूरों को साल में कम से कम क्या किया जाता है, तो 100 दिनों तक जो है रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि मनरेगा का पुराना नाम क्या था, तो कहेंगे मनरेगा का जो पुराना नाम था वो था नरेगा, ठीक है। अब देखिए कब बदला गया नरेगा, तो देखिए नरेगा का नाम जो है मनरेगा कब किया गया, तो कहेंगे 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को जो है नरेगा का नाम बदल दिया गया और उसको मनरेगा में कन्वर्ट कर दिया गया। आइए अब जो है हम देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। आप भी आंसर दीजिएगा, बताइएगा मन में। निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, ठीक है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण जो है उत्पादन से संबंधित लाभ। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि जिसमें उत्पादन के जो चारों साधन है, ठीक है, पूंजी, श्रम, भूमि और ये उद्यमी, ठीक है, मतलब जो भी है
उन सब पर जो है निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, मतलब पर्सनल व्यक्ति का। और पर्सनल व्यक्ति क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी होगा। दूसरा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएगा तो उसका इनकम क्या होगा, मतलब कि पैसा क्या होगा, बढ़ेगा, यानी गतिशील होगा, यानी कि गतिशील अर्थव्यवस्था, ये भी उसका गुण है। स्वयं संचालकता, अब मान लीजिए कि निजी व्यक्ति है जो खुद का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो वो स्वयं का ना संचालक हुआ, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष हैं, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष कौन कौन से हैं, तो कहेंगे अकुशल उत्पादन, ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आप तब तक पैसा नहीं कमा सकते हैं जब तक कुशल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अकुशल कह रहा है, अकुशल उत्पादन, ये हो सकता है जी, पूंजीवादी हो सकता है नहीं, बेरोजगारी हो सकता है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, ठीक है। कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष जो है कौन है, तो कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष जो हैं, पहले ये देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसको हैं। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें देश की सरकार, ठीक है, और जनता दोनों का भागीदारी होता है, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल आपका ये भारत है, श्रीलंका है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अंत, यही मिश्रित अर्थव्यवस्था का दोष है जी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि खत्म कर दीजिए, ये नहीं होगा। अकुशलता का उदय, ये भी सही है। आर्थिक अस्थायित्व की संभावना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कि अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो हम सभी ने जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के कुल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो समाजवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था, यानी कितने हो गए, 3। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम है फ़ोन का। आर्थिक क्रियाकलापों के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आर्थिक क्रियाकलापों के कितने प्रकार होते हैं। तो कहेंगे आर्थिक क्रियाकलापों के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हमने क्या बताया, जिसका संबंध सीधे प्राकृतिक से हो, ठीक है, यानी उसको मनुष्य ने नहीं गढ़ा हो, ठीक है, यानी कि कृषि क्षेत्र हो गया। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम 4-5 चीज़ें आपको बता देते हैं, याद रखिएगा क्या क्या। तो कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि को रखेंगे, पशुपालन को रखेंगे, मत्स्य पालन को रखेंगे, मतलब पालन से संबंधित जितना भी चीज़ है सबको किसके अंतर्गत रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र को रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, खनन, ठीक है, खनन जो है लिख लीजिएगा कहीं कि खनन को भी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, यानी ये सब चीज़ें। तो इसको आप नोट करके अच्छा से लिख लीजिएगा कॉपी में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र किसको कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को, सब याद करते जाइएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि भारत में जो है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो हमने अभी आपको कॉपी में लिखवाया था उधर, 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देख सकते हैं 2014-18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का 2 एग्जाम्पल हमने बताया था, पहला भारत और दूसरा श्रीलंका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो कहेंगे बिहार को क्या कहता है, बिहार को पिछड़ा राज्य के श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो कहेंगे भारत में सेवा क्षेत्र को जो है सामान्यतः जो है 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 56 ईस्वी तक चला, ठीक है, 5 वर्षों के अंतराल पर। अगला
अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया? तो इसको कहेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? तो हमने आपको कितने दिनों का बताया था? 100 दिनों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? आर्थिक क्रियाओं का मकसद क्या है? तो कहेंगे आर्थिक क्रियाओं का मकसद है, मतलब कि हम लोग पैसा कमाने वाला काम क्यों करते हैं? ताकि जीवन अच्छा से चल सके, इसीलिए ना। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन जीविकोपार्जन होगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो कहेंगे भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है यानी अर्थव्यवस्था, वो एक क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी समाजवादी है? नहीं जी, ये कहाँ से होगा? अगला क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर। लोक कल्याण का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे लोक कल्याण का मतलब होता है, समाजवादी का मतलब पहले समझाते हैं, फिर उसके बाद आप ऑप्शन को समझाते हैं। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के समस्त संसाधनों पर जो है देश के सरकार का नियंत्रण होता है, और देश की सरकार क्या करती है? अपने मुताबिक जो है योजना बनाती है। तो जो भी सरकार बनाएगी वो लोक कल्याण ही होगा, किसी एक के लिए तो बनाएगी नहीं। लोक का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे लोग। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या मारेंगे? लोक कल्याण मारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो हमने बताया था आपको पहले ही कि किसी भी देश के विकास का स्तर मालूम करने के लिए सबसे उच्चतम जो साधन होता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है। आइए अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत के पड़ोसी देशों में जो है सबसे अधिक जो है वो आपका श्रीलंका का है। ठीक है, श्रीलंका का मारेंगे ऑप्शन। किसका मारेंगे? ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है उस देश को क्या कहते हैं? तो हमने आपको बताया था जिसका अधिक होगा उसे हम विकसित देश कहते हैं, और जिसका कम होगा उसको क्या कहेंगे? अविकसित देश कहेंगे। ठीक है, और जिसका विकास के रास्ते पर होगा उसको विकासशील देश कहेंगे। ठीक है, और जिसका ना ज़्यादा अधिक होगा ना कम होगा उसको अर्धविकसित कहेंगे। ठीक है, आइए अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार संपन्न है किससे? देखिए, हम सभी जानते हैं कि बिहार जो है हमारा एक क्या है? एक पिछड़ा राज्य है। क्या है? पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर उद्योग धंधा नहीं है। यदि उद्योग और धंधा और खनिज होता तो आज जो है बिहार जो है अग्रणी रहता, यानी आगे रहता, क्योंकि कल कारखाने लगते हैं, इनकम होता, लोग मजदूरी करते हैं। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। खनिज भी नहीं है। ठीक है, संपन्न नहीं है। पशुपालन में भी सक्षम नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है? हम जानते हैं कि बिहार जो है बिहार में जो है कृषि सबसे अधिक होती है। यदि आपसे कोई पूछे कि बिहार में जो कितना % कृषि होती है तो कहेंगे 69%। ठीक है, 69% लोग क्या करते हैं? यहाँ के लोग खेती करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बिल्कुल ये भी है। कृषि पर आधारित जानवर, ये भी सही है। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ये भी सही है बिहार के पिछड़ेपन का। इससे भी पिछड़ेपन होता है, यानी इनमें से क्या होगा? सभी ऑप्शन नंबर मारेंगे डी। तो बिहार के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण इनमें से सभी ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। ठीक है, कह रहा है बिहार झारखंड विभाजन के बाद कौन सा उद्योग बिहार में रह गया था? तो चीनी उद्योग। ठीक है, क्या कहेंगे? चीनी उद्योग। चीनी उद्योग अभी भी बहुत सारा है लेकिन बंद हो गया है बिहार में। देखिएगा आप सब भी अपने आसपास देखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कहेंगे बिहार में जीवन यापन का मुख्य जो साधन है वो क्या है? कृषि है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्या होता है? खेती होता है।
इसलिए क्या ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। अच्छा, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब होगा कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को क्या करता है, सेवा प्रदान करता है। अब कैसे करता है, देखिए तृतीयक क्षेत्र का मतलब बैंकिंग वगैरह, यानी कि सब मान लीजिए सपोज करिए बैंक क्या है, एक तृतीयक क्षेत्र है। और बैंक के पास क्या होता है, पैसा होता है। और कृषि जितने भी उद्योगपति हैं या कृषि क्षेत्र के जितने भी मजदूर हैं या किसान है, वो सब क्या करते हैं, जाते हैं वहाँ से बैंक से पैसा लेते हैं और बैंक क्या करता है, उनको देता है। यानी कि बैंक जो है उन सब की सेवा करता है। ठीक है, इस प्रकार ये जो है तृतीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुआ था। हमने आपको अभी कुछ समय पहले जो बताया था कि भारत में जो है नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, 2005 ईस्वी में। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो कहेंगे 2015 ईस्वी में हुआ था। सॉरी 2005 नहीं, 2015 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने भारत का डैश किया था, क्या, तो शोषण किया था। शोषण मतलब काफ़ी वो किया था, लूटा था। ठीक है, इस प्रकार जो है ये चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव पूरा ख़त्म हो गया। इतना अगर आप ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो गारंटी है कि ऑब्जेक्टिव अर्थशास्त्र का कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास जो है क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी मदद मिले। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।